सभी सखियों सहेलियों को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार। आकांक्षा, मम्म, आज जो है थोड़ी धूप भी हो रही है, थोड़ी सी बारिश भी हो रही है। क्या ख्याल है मौसम के बारे में तुम्हारा? मौसम गड़बड़ाया हुआ है। अब तो यही कहेंगे ना, धूप हो रही है, बारिश हो रही है। वैसे राजुल जी, हम्म। सावन का जब महीना शुरू होता है तो धूप और बारिश होना साथ साथ होना लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। सावन का महीना है तो इसीलिए तो फिर हम लोग सावन में जरा मुहावरेदार हो जाएं और अपनी बातों में थोड़ा सा मुहावरों का रंग ले आए। बड़ा मजा आएगा। वर्षा ऋतु से जुड़े मुहावरों के बारे में बात जब हम करेंगे तब तो हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं या सखियां हमें सुन रही हैं, उनसे भी कह देते हैं कि वर्षा ऋतु से जुड़े कौन से मुहावरे उन्हें याद हैं या किस बारे में वो जानते हैं, हमें बताएं। भाई, बरसात तो खूब झमाझम बरसती है मुहावरों में भी। और आज हम एक बात और करने वाले हैं। करियर गाइडेंस में हम नेचुरोपैथी के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल, ये जब मौसम गड़बड़ाता है तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या काम आता है? प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरोपैथी। और आज हम इसी बारे में करियर गाइडेंस में बात करेंगे। और आज हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय एपीजे अब्दुल कलाम का की पुण्यतिथि है, उनका स्मरण दिवस है, तो आज हम उन्हें याद करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक जो बहुत अलग सा विषय है, भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक चेतना, ये जिसको जगाने के लिए कलाम साहब ने भी एक हमेशा तत्पर रहे वो, तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और हम बात करेंगे आज ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू के बारे में, सखी विशेष के अंतर्गत। अब जब आपने ओलंपिक का जिक्र किया ही है तो कुछ अपडेट्स देना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम क्या बताने वाली हो भाई? हाँ, कहीं कहीं आशा की किरण है और बिल्कुल है। लग रहा है बस कुछ होने वाला है, अच्छी खबर आने वाली है। जो भारतीय मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन, 69 किलोग्राम का जो वर्ग है उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई है। तो हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि और हम प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहा है पूरा देश, जैसा कि होता है ना कि हमारे खिलाड़ी हों जब खेल के मैदान में, तो भारतीयों की दिल की धड़कनें और उनकी आंखें, वो सभी जो हैं एक साथ टिक जाती हैं उन्हीं पर। बिल्कुल, मैदान पर जितने भी हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं उन सभी के साथ हम भारतीयों की जो जोश है, जो उत्साह है, वो 100 गुना हो जाता है। मेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। और देखो ना, इसी उत्साहवर्धन के नतीजे जब आते हैं आशा के अनुरूप तो कितना अच्छा लगता है। जैसे कि मीराबाई चानू के साइखोम मीराबाई चानू के भारत आगमन पर देखा ना कि कैसा जलसा सा हो गया था एयरपोर्ट पे। मतलब एक जोश था, एक उमंग थी। और जरा उस दिन को याद करिए कि धड़कते दिलों के साथ जब टेलीविजन पर हजारों आंखें जमी थी और सैकड़ों कैमरों की फ्लैशलाइट के बीच उत्तेजना से सनसनाते हुए जब कानों में गूंजा एक नाम, और फिर वो अप्रतिम क्षण जब मेडल का स्पर्श हुआ, इन सब के बीच खुशी की जो लहर थी, वो एक तरह से कह सकते हैं कि हम जो हजारों भारतीय हैं उनके दिलों से निकलकर वो जा पहुंची वहां पे टोक्यो ओलंपिक जहाँ पे हो रहा है, उस स्टेडियम में। और वहाँ उस पोडियम पर जहाँ रजत पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू खड़ी थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतने वाली मीराबाई चानू के लिए जैसा कि उन्होंने कहा कि उस वक्त सब कुछ धुंधला हो गया था। उन्हें जो पदक का स्पर्श था वही महसूस हुआ था और उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, बस उन्हें वो खुशी महसूस हो रही थी। और उनके परिवार, प्रशिक्षक और प्रशंसकों के दिल में भी उमंग थी, बहुत जबरदस्त उमंग थी। इस बात की एक पुष्टि हो गई थी कि कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है और मेहनत और लगन से
सफलता की रोशनी जरूर मिलती है। साइखौम मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल लाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक जीता है। 8 अगस्त सन 1994 को जन्मी मीराबाई इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में पली बढ़ी, जहां सुविधाओं का अभाव था। बचपन में ही आर्थिक संकट से जूझते हुए परिवार को उन्होंने देखा था। अपने घर भाई बहनों में वो सबसे छोटी अपने भाइयों के साथ अक्सर पास के जंगल में जाती थी लकड़ियां बीनने, जिनका प्रयोग ईंधन के लिए होता था। एक दिन हुआ यूं कि मीराबाई ने लकड़ी का एक ऐसा भारी गट्ठर उठा लिया जिसे उनके जो बड़े भाई साहब थे वो नहीं उठा पा रहे थे, और पहाड़ी रास्तों पर संभल कर चलते हुए उस गट्ठर को उठाए हुए वे घर भी आ गए। और जब घर वालों ने ये देखा कि इतने भारी गट्ठर को उन्होंने उठाया है, तो उन्हें लगा कि शायद एक उम्मीद की किरण है ये। हैरानी हुई थी सबसे पहले तो उन्हें ये देखकर कि अरे ये हो गया, और तब उन्हें उनकी क्षमता का एहसास हुआ कि ये जिजीविषा है वो उनके अंदर जो पहली झलक मिली थी वो तभी मिली थी। और उसके बाद तो कई उदाहरण देखने को मिले। ये भी कहा जाता है कि वो बाल्टियां लेकर आती थी पहाड़ी रास्तों पर और बड़े आराम से चलते हुए, जहाँ पे बहुत मुश्किल रास्ता होता है चलना, वहाँ पर वो बाल्टियों के साथ चल लेती थी, गट्ठर के साथ चल लेती थी। अब जब ये सारी बातें हो रही थी तभी उनका जो ये शौक था वो उभरा। तो परिवार असमंजस में था, क्योंकि ना तो संसाधन थे और ना ही और दूसरी सुविधाएं थी, यहाँ तक कि उचित डाइट भी नहीं थी। लेकिन मीराबाई के संकल्प के सामने हर मुश्किल छोटी थी। वो हरी सब्जियां खाती, जूस पीती और अपने लक्ष्य के लिए हर पल प्रयास करती। उस वक्त उनके पास उचित उपकरण नहीं थे, तो उनके बिना कैसे काम होता। कोई और होता तो रुक जाता, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने बांस से काम चलाया, और यहाँ तक कि उनका जो ट्रेनिंग सेंटर था वो भी बहुत दूर था। तो वो मुश्किल भी उन्हें नहीं रोक पाई, क्योंकि उनको घर वालों ने बहुत समझाया कि उतनी दूर रोज कैसे जाओगी। लेकिन वो कभी साइकिल से जाती, कभी किसी से लिफ्ट ले लेती, कभी पैदल ही रास्ता तय करती, लेकिन एक दिन भी बिना नागा वो रोज पहुंचती थी और अपनी ट्रेनिंग पूरी करती थी। और उनके सामने, उनकी आंखों के सामने हमेशा रहती थी उनकी प्रेरणा मूर्ति, यानी मणिपुर की कुंजरानी देवी। और कुंजरानी देवी उनकी आदर्श तब बन गई जब एक बार वो इम्फाल स्टेडियम में आर्चरी के प्रशिक्षण के लिए दाखिला लेने गई थी। उनका इरादा था कि वो धनुर्विद्या में कुछ करेंगी, आर्चरी सीखेंगी। और वहीं जाकर जब उन्होंने कुंजरानी देवी को देखा, तब उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और आर्चरी के बजाय भारोत्तोलन में उन्हें अपना भविष्य नजर आया। और फिर उन्होंने मेहनत करनी शुरू की, और मेहनत रंग लाई जब उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए रजत पदक जीता था। फिर रियो ओलंपिक में भी उन्होंने क्वालिफाई किया था, लेकिन वहां आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले थे। तो इससे उनका दिल काफी टूटा था, लेकिन उस निराशा को उन्होंने हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। और उस निराशा से उबर कर उन्होंने फिर अंदर की उनकी जो हिम्मती लड़की थी वो फिर से उठकर खड़ी हो गई, और रियो ओलंपिक के बाद उन्होंने 2017 के विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। हारने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। एक तरह से ये जिजीविषा ही है ना राजू जी, बिल्कुल। खड़े होना है और फिर लड़ना शुरू करना है। और सन 2018 में एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित की। वो टोक्यो ओलंपिक जाने वाली इकलौती भारतीय वेटलिफ्टर बनी, और वो कर दिखाया उन्होंने जो उन्होंने ठाना था। और जो हमारी आंखों का सपना था वो भी सच हो गया। ना सिर्फ उनका सपना सच हुआ, बल्कि करोड़ों भारतीयों का सपना सच हुआ, क्योंकि बहुत समय के बाद रजत पदक इस स्ट्रीम में, इस शाखा में मिला, इस क्षेत्र में मिला भारत को। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आकांक्षा, इसके साथ ही साथ उनकी उन्होंने अपना ये कोशिश थी, उसके लिए उन्होंने लगातार मेहनत की और बहुत सारी खुशियां उन्होंने अपनी छोड़ दी। जैसे अपनी बड़ी बहन की शादी हुई, उसमें वो नहीं जा पाई, या जब वो ट्रेनिंग कर रही थी प्रशिक्षण के दौरान, तो
तो उन्होंने अपने खाने पर नियंत्रण रखा हुआ था और बहुत बिल्कुल उसी के अनुसार खाती थी जो कि उनका बनाया गया था, एक फिक्स था डाइट चार्ट, उसी के अनुसार खाती थी। तो पिज़्ज़ा की बहुत शौकीन है, तो अब तो उन्होंने कहा कि घर जाकर ही पिज़्ज़ा खाएंगे माँ के साथ। हाँ, और एक बात और है आकांक्षा, उनके कानों में जो बालियां हैं, जो ओलंपिक रिंग्स की तरह हैं वो बालियां बहुत आकर्षण का केंद्र बन गई थी सभी के, और उस पर भी काफ़ी बातचीत हुई सोशल मीडिया पर। वो बालियां उनको उनकी माँ ने तब दी थी जब वो खेल रही थी, और उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और ये उनके लिए एक जैसे होता ना कि हाँ, माँ का आशीर्वाद कोई अच्छा शगुन के रूप में उन्होंने दी थी। तो वो बालियां उनकी जो चमकती हैं वो जैसे एक लगता ना कि बड़ों का भी आशीर्वाद और हजारों लोगों की दुआएं जब साथ हों तो ऐसी ही कामयाबी कदम चूमती है। बिल्कुल। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो
हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। ना ये हौसला झुके और ना ये आरज़ू रुके, बल्कि बढ़ती ही जाए। और जैसा कि तुमने भी बताया था शुरुआत में कि मुक्केबाज जो हमारी भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने जौहर अपना दिखाए हैं जी, लवलीना बॉक्सिंग रिंग गोहर में, बेन। हाँ, तो वो भी सफलता की शिखर तक पहुंचे, यही हमारी कामना है। अच्छा आकांक्षा जी। जो खिलाड़ी होते हैं उनके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जब मीराबाई चानू के बारे में, तो हमने डाइट की बात की थी और तमाम बातें हुई थी कि कैसे उन्होंने अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दिया, मतलब अनुशासन, डाइट, बहुत सारी चीजें। अगर देखा जाए तो ये सभी चीजें जो हैं हमारी एक आम इंसान के लिए भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी कि खिलाड़ियों के लिए या बिल्कुल। किसी और व्यवसाय से, किसी और प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए। जी, लेकिन एक तरह से राजुल जी, हम जो जो आम इंसान होते हैं, मतलब जो खिलाड़ी नहीं होते या किसी खास पेशे से जुड़े नहीं होते, वो अधिकतर होता ये है कि अपना जो स्वास्थ्य है उसको लेके इतने जागरूक नहीं रहते। मतलब ठीक है, अगर एक उदाहरण के तौर पर छोटी सी चीज, चलिए कमर दर्द ही सही, अगर कमर दुख रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा हमने अपनी पोजीशन बदल ली, हमने अपना पोस्चर थोड़ा ठीक कर लिया, थोड़ी सी कसरत कर ली हल्की फुल्की, अब बस ठीक हो जाएगा, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। आज सोते समय तकिया नहीं लगाएंगे, सोते समय हम ये ख्याल रखेंगे कि उल्टा सीधा ना सो जाए, तो कल तक कमर दर्द ठीक हो जाएगा। आमतौर पे ये मानसिकता होती है। तो भाई यही तो है, लेकिन ये जो मानसिकता होती है, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर हो सकता है घातक सिद्ध हो। ये छोटी सी जो बीमारी जिसे आप दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, आगे चलकर बड़ी भी तो हो सकती है ना। हाँ, लेकिन अगर आपने अपनी जीवन शैली में सुधार कर लिए हैं तो उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। और आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं करियर गाइडेंस के अंतर्गत। अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी की। हाँ, प्राकृतिक विज्ञान। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है कि भाई सब चीजें जो हैं वो एकदम कुदरती होंगी, कुदरत से जुड़ी होंगी। जी। और उनमें कहीं कोई मिलावट या कहीं कोई ऐसा कुछ रसायन या कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी हमारे लिए सहज सुलभ है प्रकृति के द्वारा, वही हमें मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरोपैथी उपचार का सरल और व्यवहारिक तरीका है जो शरीर में मौजूद शक्ति को प्रकृति के 5 महान तत्वों की सहायता से स्वस्थ बनाने के लिए काम करता है। बिल्कुल। और ये कुदरती तरीके स्वस्थ जीवन जीने की कला है। हाँ, और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा यानी जो नेचुरोपैथी है, इसके अंतर्गत कई तरह की पद्धतियां आती हैं, जैसे जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मृदा चिकित्सा, साथ ही साथ वायु चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा पद्धति, और इसके साथ ही आता है व्यायाम और योग और उपवास। यानी कि जैसा कि आपने कहा कि जो प्रकृति से जुड़े जितने तत्व हैं उनके द्वारा आपकी चिकित्सा की जाती है। तो इस तरह की चिकित्सा से के बारे में हम बहुत बार जानने की कोशिश करते हैं और कई बार सफल भी होते हैं और उसका फायदा भी देखते हैं। तो अगर आपको भी ये फायदा हुआ है या आपकी भी का भी रुझान इस ओर है या उत्सुकता है इस बारे में जानने की, तो इसमें करियर बनाने के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उसके बाद आगे की पढ़ाई है। जी। आगे की पढ़ाई के लिए देश में अनेक कॉलेजेस हैं जहां पर नेचुरोपैथी की पढ़ाई स्नातक स्तर पर दी जा रही है। इसके तहत BNYN यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस की डिग्री दी जाती है। और इस कोर्स की अवधि है 5.5 साल। और स्नातक के बाद स्नातकोत्तर कोर्स भी उपलब्ध है। इसके अलावा हाइड्रोथेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी, एक्यूप्रेशर, साथ ही साथ फिजियोथेरेपेटिक जैसे अन्य विशेषज्ञ कोर्स भी किए जा सकते हैं। अब ये पढ़ाई पूरी करने के बाद
अच्छी एक रोजगार की संभावना सामने आती है वो ये है कि आप चाहें तो स्वयं का काम शुरू कर सकते हैं। एक जैसे वेलनेस सेंटर बहुत सारे होते हैं या इस तरह के क्लिनिक होते हैं, वो खोल सकते हैं और वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस विषय के विशेषज्ञों को स्पा में उनकी बहुत जो अच्छे स्पाज होते हैं वहाँ पर उनकी बहुत मांग होती है। 5 स्टार रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पर भी इनकी बहुत मांग होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जहाँ पर अच्छे नेचुरोपैथ्स की बहुत मांग है। इस विषय पर अच्छी पकड़ अगर आपकी है और आपने अच्छी तरह से सारी चीज़ों का अध्ययन किया है तो लेक्चर्स, भाषण और सम्मेलनों में भी आप जा सकते हैं और वहाँ वो भी आय का एक साधन हो सकता है। बिल्कुल, नेचुरोपैथी में मनुष्य की जो जीवन शैली है और उसके स्वास्थ्य के अहम जुड़ाव पर ध्यान दिया जाता है। तो चिकित्सा के दौरान प्रकृति के साथ जीवन शैली का जो सामंजस्य है वो किस तरह बिठाया जाए, इस पर ध्यान दिया जाता है। और ये बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है कि इस पद्धति में खान पान की शैली और हाव भाव के आधार पर इलाज किया जाता है। बिल्कुल, तो देखो ना, अभी जैसे कि तुमने बात की थी ना कि कैसे सो गए या गलत सोने से या गलत तरीके से बैठने से आपकी जो शरीर में दर्द शुरू होता है या दूसरी चीजें शुरू होती हैं, या ये व्यायाम ना करने से या कि गलत खान पान से भी कई बार शरीर में कुछ व्याधियां पैदा होने लगती हैं या एक तरह से कहा जाए तो विकार पैदा होने लगते हैं जो आगे चलकर किसी रोग का लक्षण बन सकते हैं। तो ये शुरुआती स्तर पर ही अगर इस तरह की बातों की अगर जानकारी हो या आपको कोई ऐसा विशेषज्ञ मिल जाए या आप खुद ऐसे विशेषज्ञ हैं तो इनको शुरुआती स्तर पर ही जीता जा सकता है। और नेचुरोपैथ्स को तो देखा है ना कि आकांक्षा, जैसे वो जो जल विज्ञान है उसमें कई तरह की जो कांच की बोतलें होती हैं उनमें पानी भर के रखा जाता है और उसके बाद अलग-अलग रंगों की जो कांच की बोतलें होती हैं, तो उसमें उसको सूर्य की रोशनी में रखा जाता है और उसके बाद वो पीने को दिया जाता है और ये भी कमाल का असर करता है। और धीरे धीरे, हालांकि धीरे धीरे असर होता है, लेकिन यही बात है ना कि धीरे धीरे असर होता है लेकिन शरीर एकदम उस जकड़न से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। और राजुल जी, इस क्षेत्र में भविष्य बनाने वाले संबंधित विषयों पर जब महारत हासिल की जा सकती है और इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो देश में मेडिकल टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल। और मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां आने वाले समय में काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं। तो मेडिकल टूरिज्म में इसकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है एक अच्छे नेचुरोपैथ की, क्योंकि ये देखा जाता है ना कि लोग दवा खाने से परहेज करते हैं। बिल्कुल। और दवाओं का भी ये होता है कि क्या असर हो पता नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसका साइड इफेक्ट हो जी। तो नेचुरोपैथ के पास जाना अगर उनको सुरक्षित लगता है अगर वो अच्छा नेचुरोपैथ हो। बिल्कुल, नेचुरोपैथी में जब योग और व्यायाम के साथ चिकित्सा की जाती है तो एक तरह से देखिए ना, वो ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को संबल देती है। और जो इसके अलग अलग पद्धतियां हैं, जैसे एक्यूप्रेशर की बात की या एक्यूपंक्चर की बात की, तो ये तो हम सभी जानते हैं ना कि हमारे शरीर में कई ऐसे रोम छिद्र हैं, हमारी हथेलियों में या हमारे पाँव के तलवों में ऐसे रोम छिद्र हैं जो कि जिनसे हमारे शरीर के जो मुख्य अंग हैं वो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अगर उन पर उस तरह से दबाव डाला जाता है या शरीर में ही कहीं पर आपके किसी विशेष हिस्से पर इस तरह की चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल की जाती है तो उसका खास असर होता है। तो इस क्षेत्र में, नेचुरोपैथी के क्षेत्र में कई तरह की संभावनाएं हैं। जरूरत है बस इच्छा शक्ति की। अगर आप सच में करना चाहते हैं तो बिल्कुल उतरिए। और मतलब ये तो वो बात है कि आपको एक पंथ दो काज वाला मुझे काम लग रहा है कि जैसे आप आय का साधन भी आपका बन रहा है, आपका अनुभव बढ़ रहा है, क्योंकि एक नेचुरोपैथ जितना ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं उनका अनुभव भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि आप प्रकृति के बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल करीब हैं और उसको अच्छी तरह से समझने का एक बहुत सुनहरा मौका है आपके सामने भाई। बिल्कुल। एक मुहावरा आपने कहा था, अब एक मैं कहूंगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। क्या बात है। और मुहावरों की बातें हम आगे और भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी तो गाना सुन ले। हाँ।
पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पतझड़ सावन बसंत बहार। प्यार के मौसम में दिल तरसे, मेरे गले में अपनी नजर से, मेरे गले में अपनी नजर से, डाल दो तुम बाहों के हार, पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पतझड़ सावन
पतझड़ भी हो गया, बसंत भी आ गया, बहार भी आ गई और अब सावन भाई। तो सावन की रिमझिम और रिमझिम के साथ बहुत सारी कहानियां, और उन कहानियों के बीच बीच में मुहावरे भी तो होते हैं ना। हाँ, और हर मुहावरे के पीछे एक कहानी जरूर होती है। बिल्कुल, या कोई ना कोई अनुभव जुड़ा होता है किसी हाँ, ना किसी का। बिल्कुल। अब जैसे कि तुम कौन सा मुहावरा सोच कर आई हो, बताओ जरा। आज जब मैं घर से निकली तो चूंकि बारिश का मौसम है तो बादलों की गड़गड़ाहट होना लाजमी है ना। बिल्कुल, बादल गरज रहे थे, लेकिन उनकी तरफ नजर डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बरसेंगे नहीं। तो जो छाता था वो मैंने अपना बैग के अंदर ही रखा, उसे निकाला नहीं, और वही हुआ। यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और हमारे सुनने वालों ने, हमारे सखियों ने भी इसके बारे में लिखकर भेजा, ये उन्होंने उदाहरण भेजा है मुहावरे का, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और एक और बात होती है, कई बार तो बरसात होने की आशंका होती है और नहीं होती, और कई बार बिल्कुल पता ही नहीं रहता कि बरसात होगी, ऐसा कोई चिन्ह ही नहीं होता, और हो जाती अचानक से बारिश हो जाती है। तो बस ऐसे ही बिन मौसम बरसात की तरह लोग बरस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और या कि फिर कुछ ऐसा अप्रत्याशित सा होता है जीवन में जब कोई अचानक मिल जाता है, जैसे कि कोई अचानक एक कोई बड़ी असफलता मिल जाए, या कुछ सफलता मिल जाए, कोई भी चीज मिल जाए जो जिसके बारे में सोचा भी ना हो, तो फिर यही होता है बिन मौसम बरसात। बिल्कुल। और वर्षा ऋतु से जुड़े और भी कई सारे मुहावरे हैं। अब जैसे सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है। बिल्कुल। तो भाई इसके बाद तो यही बात होती है ना कि जो जहाँ पर है, जिसने सावन ही सावन चारों तरफ देखा है, जिसने चारों तरफ हरियाली हरियाली देखी है, जो बहुत शान शौकत से और बहुत आराम से, जैसे कि एक शख्स थे, उनको ये समझ ही में नहीं आता था कि आगे बढ़ने के लिए बहुत लाड़ दुलार से पले हुए थे, और उनको ये समझ ही में नहीं आता था कि मतलब जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो उनको बस यही लगता था कि चारों तरफ समृद्धि समृद्धि है, आराम से है, सावन चारों ओर हरियाली हरियाली है, और उनको वो मुश्किलें नजर ही नहीं आती थी। वैसे इसका एक और अच्छा पक्ष ये भी है ना आकांक्षा, कि अगर आपको हरियाली ही हरियाली नजर आती है तो आपके अंदर कई बार सकारात्मकता भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको उस खास चीज पर नजर भी डालनी होगी जो आपको रोक सकती है। बिल्कुल। और जो उदाहरण आप दे रही थी कि जैसे उन व्यक्ति को हर तरफ हरियाली ही दिख रही है, यानी कि सब आराम से मिल रहा है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को अचानक से संघर्षों का सामना करना पड़े तो एक तरह से कह सकती है ना कि उन पे बिजली सी गिर पड़ी। बिल्कुल, ये तो है ही, बिजली गिर जाती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़ी आस लगाकर किसी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे कि आजकल हम लोग कर रहे हैं, और वो परिणाम अगर आशा के अनुरूप नहीं होता तो बिजली से ही तो गिर जाती, क्योंकि हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ अब तो ये हो ही जाएगा। और कई बार बिजली तब भी गिरती है जब आपको कोई ऐसी सूचना मिले, ऐसी खबर मिले जिसके बारे में सोचा तक ना हो, और आप तैयार ना हो उस सूचना के लिए। हाँ, तो बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। तो भाई जैसे कड़कती हुई बिजली होती ना, जहाँ गिरती है वहां पर बिल्कुल सब छिन्न भिन्न कर देती है। तो बस वही छिन्न भिन्न हालत हो जाती है इंसान की भी जब बिजली से गिरती है। तो बरसात के जो ये रंग है ना, वो मुहावरों में बड़े मजे से निकल कर आए हैं। और जैसे कि ये है ना कि सावन से भादो दुबला क्यों रहे। मतलब सावन में तो खूब जोर जोर से पानी बरसता है, खूब रिमझिम होती है। मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता ना कि बरसात की जो भीड़ भाड़ है, वो बादलों की जो भीड़ भाड़ है, वो सावन के महीने में कितनी खूबसूरती से नजर आती है। पहली बार तो देख के मन मयूर नाच उठता है। लेकिन भाई ये सोचो कि उसके बाद जब भादो आता है तो भादों में भी कैसी मूसलाधार बारिश होती है। बिल्कुल, और इसीलिए सावन से भादो दुबला क्यों रहे। क्योंकि सावन और भादो एक ही साथ मतलब सावन भादो का नाम ही हम एक साथ लेते हैं ना, जैसे कि तो सावन भादो, उसके बाद जब भादो आता है तो वो भी बिल्कुल प्रतिस्पर्धा लगा के चलता है। तो प्रतिस्पर्धा की जहाँ भावना होती है वहां पर यही होता है कि किसी ने अगर एक कदम बढ़ाया है तो उस कदम के साथ जो प्रतिस्पर्धी है वो भी बिल्कुल उसी तरह एकदम डटा है। तो यही होता है भाई। और अब एक चीज और होती है कि
किसी अगर आपको कहीं से मदद की आशा है, मतलब अगर आप किसी मुसीबत में फँसे हैं और आपको लगता है कि कहीं से मदद मिल जाएगी, आप बहुत मनोहार किया, आपने बहुत गुहार लगाई और लेकिन मदद समय पे ना मिली और आपका काम भी बिगड़ गया और उसके बाद मदद जब आ रही है, तो ऐसी मदद का क्या फ़ायदा? भई जब का वर्षा जब कृषि सुखाने, सही बात है। ये तो एक कहावत है जो कि खेती-बाड़ी के हमारा देश जो है कृषि प्रधान है और उसमें खेती-बाड़ी के संदर्भ में ये कहावत बोली जाती है और बहुत सही बात है कि वर्षा का इंतज़ार करते हुए किसानों की आँखें तब पथरा जाती हैं जब वर्षा नहीं आती सही समय पर और तब आती है जबकि समय निकल जाता है, जब बीज बोने का समय बीत जाता है। तो भाई बरसात के अलग-अलग जैसे अंदाज होते हैं, वैसे ही बरसात के मुहावरे भी अलग-अलग होते हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि बहुत कोई मुश्किल काम करना है अगर आपको, ऐसा काम जो कि पूरी दुनिया कह रही कि नहीं कर सकते, जैसे कि जब नहीं कोई चढ़ा था तो माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ेंगे, ये माना गया कि बादल में थिगली लगाने का काम है या बादल में पेबंद लगाने का काम है, जो कि बड़ा मुश्किल है। सोचो ना, बादल कैसे रुई की तरह उड़ते उड़ते बादल और उनमें कोई पेबंद टाके भी तो कैसे लगाएगा। लेकिन भाई टाकने वाले तो टाक ही देते हैं, जो कड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ और पूरे उत्साह जोश उमंग के साथ चलते हैं, तो वो बादल में भी पेबंद लगाए। हाँ, साध को भी साध लेते हैं। बिल्कुल सही बात, असाध्य को भी साध लेते हैं। और देखो ना, हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने एक और मुहावरा भेजा है, बिन बादल बरसात। अब सोचिए, बिन बादलों की बरसात कैसे हो सकती है? जब निस दिन बरसत नैन हमारे तो कई बार ऐसी भी होती है कि बिन बादल बरसात ऐसी भी हो जाती है जब मन का दुख आंखों के रास्ते निकलता है, या कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत खुशी का भी मौका होता है और बरसात खुशी से भी जुड़ी है और दुख से भी जुड़ी है। तो जब बहुत खुशी का मौका आता है और आंखें बरसने लगती हैं, तब भी ऐसा लगता है बिन बादल बरसात हो गई। और उसे क्या कहेंगी आप? क्या? बादलों का फट पड़ना, बादलों का, कई मुसीबतों का एक साथ आ जाना, मुसीबतों के बादल फट पड़े। हाँ, ये तो होता है। जैसे कई बार ऐसा देखा गया है कि एक काम करने हम चले और उस काम को करते करते जो मुश्किलें आ रही हैं उनसे हम किसी तरह निपटने की कोशिश कर ही रहे हैं कि पता चलता है कि किसी और तरफ से दूसरी मुश्किल आके खड़ी हो गई। तो यही होता है भाई कि बादल, मुसीबतों के बादल एकदम फट पड़े। और बादल जब फटते हैं ना, तो दिखती नहीं हो कि इतनी जोरदार बारिश होती है, मतलब रुकने का नाम नहीं लेती। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुहावरे उस वास्तविकता के करीब हैं जो बरसात से जुड़े हैं। बिल्कुल, बादल फट पड़ना या आसमान फट पड़ना कहिए आप, एक ही मतलब है। और राजुल जी, एक चीज जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तुलसी के जो दोहे हैं, तो उसमें भी कई वर्षा से जुड़े कई दोहे हैं। अब जैसे तुलसी पावस के समय भई कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली है, हमको पूछे कौन। तो पावस का समय यानी बरसात का समय ये भी माना जाता है कि अलग अलग उपमाएं होती हैं, अलग अलग व्यंजनाएं होती हैं और इन उपमाओं और व्यंजनाओं के बीच में कई बार जो जीवन की वास्तविकता होती है वो उभर के आती है कि भाई ये तो सही बात है ना कि कोयल नहीं बोलती है बरसात में, मेढकों की टर टर सुनाई देती है। तो ये भी एक संदर्भ है कि बरसात का मौसम जैसे मेढकों के टर्राने का समय होता है, तो कई बार जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं और योग्य व्यक्ति नहीं बोल पाता, उसको मौका नहीं मिलता या उसको उस तरह के अवसर नहीं प्राप्त होते, आगे बढ़ने की उसके लिए गुंजाइश नहीं रहती, तब फिर यही होता है कि जो अयोग्य होता है वो आगे बढ़ जाता है। और ऐसे समय में योग्य व्यक्ति वही करता है जो उसे करना चाहिए, वो चुप हो जाता है क्योंकि उसे सुनने वाला तो वहाँ कोई नहीं है, सब अपनी ही कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। तो चिल्लाकर बोलकर फायदा क्या? अच्छा आकांक्षा, इसी तरह की एक बात रहीम दास जी ने भी कही थी। उन्होंने कहा, पावस देख रही मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। तो भाई इस तरह की बातें कई साहित्य में भी आई हैं और हमारी जो दैनंदिन
की बोलचाल है उसमें भी आई हैं। अब जैसे कि देखो ना, हमने अक्सर पढ़ा है कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार निकाली, कमान और घोड़े की कमान को कसकर पकड़ा और बिजली की तरह वो शत्रु पर टूट पड़ी। तो बिजली की तरह टूट पड़ना भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एकदम अप्रत्याशित रूप से किसी पर हमला कर देना। तो ये भी कितना सुंदर सा मुहावरा निकला है बरसात से, जिस देखते ही बनता है। अच्छा, एक और बात है, बरसात में कितने सारे नक्षत्र भी तो होते हैं। हाँ। जैसे रेवती है, रोहिणी है, श्रवण नहीं है, ऐसा ही एक नक्षत्र है मघा। तो उसके बारे में कहा गया है, एक कहावत है, मघा न बरसे भरे न खेत, मघा न बरसे भरे न खेत, माता न परसे भरे न पेट। कितनी प्यारी सी कहावत है कि जब माँ परोस कर खिलाती है तो संतान का इच्छा भर जाती है, जिसको कहते हैं तृप्ति मिलती है। तो वो संतुष्टि, वो तृप्ति तभी होती है जब जैसे मघा नक्षत्र बरसता है और में पानी बरसता है, और उस समय जो जमीन की प्यास बुझती है, वही तृप्ति उस समय भी होती है भाई, जब माँ खाना परोसती है, तो बड़ी और प्यार से खिलाती है अपनी संतान को। तो बड़ी प्यारी प्यारी कहावतें हैं और हमारे जीवन से इतनी जुड़ी हुई हैं कि लगता है कि बरसात जैसे ऋतुओं को लेकर हम लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो ये भी एक वैज्ञानिक सोच है। बिल्कुल, जिसको हम अपने जीवन से जोड़ते हैं है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन चलो एक गाना सुन जाए। चल
भाई देखो, हम लोग मुहावरों की बात कर रहे थे और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल मदद की और कितने सारे मुहावरे बताए। सावन सूखे न भादो हरे भी तो एक मुहावरा है ना? हाँ, मतलब आप ही बता दीजिए। मतलब सम स्थिति में जब आते हैं तो यही होता है ना कि न सावन सूखे हैं न भादो हरे हैं, एक ही जैसी स्थिति है सब। हाँ, मतलब ना इधर के ना उधर के, इक्वल होके चले जा रहे हैं बस। और हमारे एक श्रोता ने आसमान टूट पड़ना के बारे में भी बताया है। बस होता ना, आसमान टूट पड़ा, जैसे ऐसी बरसात हुई कि कहते हैं, हम ये भी कहते हैं। और कई बार ये भी होता है कि कोई अचानक जब हमला होता है तो उसके सर पर आसमान टूट पड़ा का कहा जाता है कि एकदम हमला हुआ तो एकदम चौंक जाना या किसी चीज से हतप्रभ रह जाना, तब भी ये बात कहते हैं। पर ये तो मुहावरों की बात हो गई और उन मुहावरों में वैज्ञानिकता की बात भी हमने कर ली है ना आकांक्षा। तो वैज्ञानिक ढंग से सोचने का जो एक तरीका है वो हमारी संस्कृति में है ही। बिल्कुल, जितनी भी बातें हैं, मतलब छोटी मोटी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम दैनंदिन अपनी जो जीवनचर्या है उसमें करते हैं, लेकिन उन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक कारण छुपा जरूर होता है। बिल्कुल। और ये इसलिए भी क्योंकि हमारी संस्कृति वैज्ञानिक है और हमारे देश में कितने सारे वैज्ञानिक, कितने महान वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ, और आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की, दुनिया को जीरो दिया। साथ ही साथ डॉक्टर CV रमन हैं, डॉक्टर होमी जे भाभा हैं, विक्रम साराभाई, सत्येंद्रनाथ बोस, और भी कई नाम हैं। बिल्कुल। इस तरह जिन्होंने हमारे देश की एक पहचान दिलाई है विज्ञान के क्षेत्र में। और उनके अगर हम जैसे हरगोविंद खुराना साहब हैं या विक्रम साराभाई का नाम जैसे कि लिया गया, या मेघनाथ साहा हैं, ये सभी नाम ऐसे हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में सितारा बनकर चमके हैं विश्व पटल पर। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीयता में जो भारतीय मिट्टी है उसमें जो शुरू से सोच का एक तरीका है वो एक वैज्ञानिक तरीका है। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, उनकी सोच भी बिल्कुल इसी तरह की थी, है ना? वो उन्होंने जो ये बातें थी, उनका जो कहना था कि हमेशा के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे हम जो केवल युवा हैं जिनमें ज्ञान और कौशल है, उनके साथ उनके अंदर कुछ हासिल करने का जज्बा भी है, उन्हें आगे नए लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा किया जाए। बिल्कुल। और साथ ही साथ उनका कहना था कि हमें ये देखना है कि हम कैसे लोगों की जिंदगियों को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। देश उस मुकाम तक पहुंचे, इसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और लक्ष्य के रास्ते से बिना डगमगाए हमें ये सुनिश्चित करना होगा ताकि बदलाव का जो असर है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। कलाम साहब अपनी किताब में उन्होंने ये भी कहा है कि ये कभी मत सोचिए कि आप अकेले अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप उसी क्षेत्र में आप अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, उस क्षेत्र में सफलता पाएं। सभी की कोशिशों से ही जो हमारा भारत देश है वो और आगे तरक्की करेगा और विकसित बनेगा। बिल्कुल। और यही जो चेतना है, ये वैज्ञानिक चेतना, ये हमारी संस्कृति में भी है। देखो ना, कहते हैं ना, स्व से हम पर की ओर बढ़ते हैं और फिर सर्व की ओर बढ़ते हैं, तभी तो हम वसुधैव कुटुंबकम कह पाते हैं। बिल्कुल। तो ये वैज्ञानिक चेतना हमें सब जगह दिखती है। सत्य को देखने और समझने में जो एक क्षमता विकसित होती है हमारे देश में, वो उसका कहना ही क्या। जैसा कि हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि उन्होंने पानी का रंग नीला क्यों होता है, इस बारे में जो जो रमन साहब की जो एक थ्योरी थी उसके बारे में लिखा है कि सिर्फ दिखता है, वैसे ही आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। इन वैज्ञानिक प्रश्नों की खोज करते हुए विश्व में प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने बताया। और साथ ही साथ आगे की बात उन्होंने लिखी है कि अगर भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो जब हम चींटियों को खाना खिलाते हैं, पीपल के वृक्ष में पानी देते हैं, तो ये हमें धार्मिक कार्य लगते हैं। दरअसल इनका वैज्ञानिक कारण भी है। हम उस इकोलॉजिकल सिस्टम को विकसित करते हैं जो प्रकृति में एक चक्र के रूप में हमें प्रदान किया है। वैसे ही भारतीय संस्कृति में जल और अग्नि को देवता स्वरूप माना गया है। जल और अग्नि के बिना क्या जीवन संभव है?
बिल्कुल नहीं। ऐसे ही भारतीय संस्कृति में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें विज्ञान जो है हमारे साथ साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात कही है। और विज्ञान है भी क्या? विज्ञान यही है कि सत्य को देखने और उसको समझने, तथ्यों के आधार पर, हाँ, और उसको फिर पहचान कर बिल्कुल साबित करने की क्षमता जिस चीज में है वही विज्ञान और है। उसे अपनी जीवन शैली में उतारना भी एक चीज है। इस पे एक बात ये भी है ना राजू जी, थोड़ा पीछे चलें। अब तो हम कई चीजें भूलते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा पीछे चलें तो दादी हमारे जो बुजुर्ग थे वो कई चीजें ऐसे करते थे, जैसे अगर आपको कहीं आप बाहर से आ रहे हैं तो घर में आने के बाद नहाना या कम से कम अपने हाथ पैर अच्छे से धोकर ही आपको घर में प्रवेश करना है या रसोई में आना है ना? खाने के पहले हाथ धोना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ कई सारी चीज़ें थी, जैसे कि नहाने के बाद नीम में या पीपल के जड़ में जब पानी दिया जाता था, उसके पीछे भी कुछ कारण थे। जैसा कि हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय संस्कृति में हर घर के सामने आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं और पूजा करते हैं। उसमें भी वैज्ञानिक कारण ही है, क्योंकि तुलसी का पौधा दिन और रात में ऑक्सीजन देता है। तुलसी में औषधि गुणधर्म होते हैं। ये इंसान के स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। वाकई तुलसी, पीपल, नीम, इन सभी जो ये पेड़ हैं, इनको हमारे यहाँ बहुत आदर का स्थान दिया गया, और वो इसलिए क्योंकि इनके महत्व को समझा गया। तो प्रकृति के जो पंच तत्व हैं, जैसा कि अभी हमारे एक श्रोता ने कहा था कि जो पंच तत्वों की बात है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूमि, इन पंच तत्वों को भी हमने उसी तरह से सम्मान दिया है। और ये सम्मान देने के पीछे वजह यह है कि इनके महत्व को, इनके वैज्ञानिक महत्व को हम अच्छी तरह से समझते हैं। पांचों तत्वों को हमने अपनी जीवन शैली में शामिल किया है। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण फिर मैं दूंगी कि रोजमर्रा की जिंदगी से ही दूंगी। जब बच्चों को धूप में बिठाया जाता था, जो थोड़े से कमजोर बच्चे होते थे औरों के मुकाबले, उन्हें मालिश करके तेल लगाकर जब गुनगुनी धूप में, कुनकुनी जो सुबह की धूप होती है उसमें बिठाया जाता था, तो उसके पीछे कारण ये होता था कि उस बच्चे को सूर्य की रोशनी से सीधे विटामिन डी मिले और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़े। तो भाई स्वास्थ्य और शरीर पर भी हमारे संस्कृति में एकदम कई सारे तथ्य हैं जो कि स्वास्थ्य के बारे में भी बात करते हैं, और जो शरीर विज्ञान है उसको ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। जैसे अभी हमने नेचुरोपैथी की बात की, तो उसमें कितनी सारी जो विभिन्न पद्धतियां थी उनके बारे में बात करते हुए हमें लगता जा रहा था कि अरे इससे भी तो शरीर के विभिन्न अंगों को हमें लाभ मिल सकता है, या और जो अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं उनके द्वारा जो विकार हैं वो दूर हो सकते हैं। और चूंकि नेचुरोपैथी का आधार ही जो प्रकृति के मूल 5 तत्व हैं वो है। तो अब ये देखा जाए तो भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक चेतना से परिपूर्ण है। बिल्कुल। यहाँ हमेशा ये माना जाता है कि जो संसार में हमें प्राप्त हुआ है जी, जो कुछ भी, वो सब कुछ, चाहे वो अणु हो चाहे परमाणु हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हमारे जीवन से संबंधित है। और उन्हें जितना ज़्यादा अध्ययन करते जाते हैं, उनके बारे में जितने प्रयोग करते जाते हैं, जितना उन्हें समझते जाते हैं, और उस ज्ञान को जो संजो कर हमारे ऋषि मुनि रखे गए हैं, और उनको हम अब जब पढ़ते हैं तो लगता है, क्योंकि अब तो आधुनिक विज्ञान भी है जो कि उसी तरह की तमाम सारी बातें करता जा रहा है, तो लगता है कि अब तथ्यों को खोज रहा है। लेकिन हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें ये तथ्यों के साथ मौजूद है। बिल्कुल। तो बस ये वैज्ञानिक चेतना जन जन तक पहुंचे और सभी लोग चैतन्य होकर भारतीय संस्कृति के इस मनोहर रूप का अवलोकन कर सके। एक गाना हो जाए? बिल्कुल हो जाए।
कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। पर्वत ऊपर खिड़की खोले, झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी, नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी। मद भरा समापन धुला धुला, हर कल सुख पल यहाँ रस घुला घुला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात यहाँ है ना वो हमारे देश में वो कहीं नहीं है। तो बस इसी ये जो रस घुलती बातें हैं हमारे देश की, वो हमेशा जीवन में मधुरता बनाए रखें। बस इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ अब आज के सखी सहेली कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। आप सभी को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार। सखी सहेली।